हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास हम आपके सामने रखने वाले हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स भौतिकी। और ये जो टॉपिक बना हुआ है वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 फिजिक्स में जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 2 नंबर वाले, उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है एग्ज़ाम के नज़रिए से माना जाए तो आज से हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का पूछा जाता है। लगभग में 20 से 22 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है 10 क्वेश्चन, ठीक है, 2-2 मार्क्स के। तो आज हम लोग ये शॉर्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं और इसका जो डिमांड था ड्रीम क्लासेस पे, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर शॉर्ट क्वेश्चन की क्लासेस लगवाइए, शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियोस करवाइए। तो चलिए चैप्टर वाइज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। और एक्सरसाइज फर्स्ट जो हमारा 12 फिजिक्स यूनिट 1 में जो हमारा पहला टॉपिक है विद्युत आवेश और क्षेत्र, जिसके जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। और बहुत मज़ा आने वाला है। लाइक शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। टॉपिक देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत की एक्सरसाइज 1 वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है कि हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट भी इसको मानकर चलेंगे, टॉपिक लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें, ठीक है। विद्युत या विद्युतीय क्षेत्र रेखा भी आप इसको कह सकते हो कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा को परिभाषित करें। तो हमने इसके बारे में क्या लिखा है ये अच्छे से हम लोग समझेंगे। किसी आवेश के चारों ओर, ठीक है, कोई एक चार्ज है, कोई एक आवेश है, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र का एक काल्पनिक, एक होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। वास्तविक जो रियल होता है, काल्पनिक यानी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है, ठीक है, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। ये हमने क्लास में भी बच्चों को पढ़ाया था कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है और इस पर किस तरह से ये वर्क करता है। तो हमने कहा कि किसी आवेश, कोई चार्ज के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक, पूछा जाएगा कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा वास्तविक होता है या काल्पनिक, तो हम कहेंगे काल्पनिक। एक काल्पनिक वक्र होता है जिसके किसी भी बिंदु पर, एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा जो है वो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। तो हम कहेंगे काल्पनिक रेखा होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है ना, वो पूछेगा कि ऐसे कंडीशन में स्पर्श रेखा क्या बतलाएगा, तो हम कहेंगे स्पर्श रेखा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा 1 नंबर का, में भी, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि किसी आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, ठीक है। ऐसे लगभग में हम 100 प्लस, जी हाँ 100 प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला हमारा क्लियर हो गया। दूसरा हम आपको फिगर भी दिखाएंगे अच्छे से। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि हमारा है क्या। हमने लिखा है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखा, ये हमारा विद्युत आवेश और क्षेत्र का टॉपिक है हमारा। हमने लिखा है कि 2 विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी नहीं काटती। ऐसा क्या रीजन है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है 2 नंबर का। 5 नंबर वाले में भी इसका पूछने का संभावना है क्योंकि देखिए लेवल काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मे बी ये पूछ सकता है, लेकिन हम इसको भी शॉर्ट क्वेश्चन में लेकर चलेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है कि 2 विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, ऐसा क्यों। तो हम इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, फिर हम आपको फिगर दिखा के अच्छे से समझा देंगे। तो हमने लिखा है इसके बारे में कि अगर 2 विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाएगी। यहां पर हम फिगर आपको दिखाएंगे थोड़ा सा कि अगर 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो जैसा कि अभी हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसा कि हमने कहा कि स्पर्श रेखा जो है विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। इस पॉइंट को नोट करिए, स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, स्पर्श रेखा किसको बतलाएगा, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को। अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमने कहा कि अगर 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाएगी। आगे वाले ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से उस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर
किसको डिनोट करता है? उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। तो ये चीज हमने यहां पर भी लिखा है कि हम जानते हैं कि उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। और हम ये भी जानते हैं कि इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो भौतिक रूप से कभी पॉसिबल ही नहीं है। जो भौतिक रूप से कभी संभव, एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा, ये पॉसिबल कभी नहीं है। आपने फिजिक्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी जो भौतिक रूप से संभव नहीं है। अतः दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी या नहीं कर सकती। ये फिगर हमने आपके स्क्रीन पर रखा है, ये देखिए। मानकर चलिए ये है ना, देखिए ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक इधर हो गया और एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये आपका ऐसे एक हो गया और एक ऐसे हो गया, ठीक है। तो एक स्पर्श रेखा इधर आ गया, एक स्पर्श रेखा। तो एक ही बिंदु पर ये एक बिंदु है, यहाँ से दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हुई। एक तो हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। तो एक ही अगर दोनों को दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो यहाँ से दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो, ये कभी पॉसिबल नहीं है भौतिक रूप से। तो ये प्रूव हो गया कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती एक ही बिंदु पर। क्लियर है? सब लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सब लोग। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपका, ठीक है, लाइव चैट करिएगा। और हमारा एक ऐप है प्ले स्टोर पे, ड्रीम क्लासेस के नाम से, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर में जाइए, ब्राउन कलर का लोगो होगा। किस कलर का? ब्राउन कलर का लोगो होगा। वहाँ पर साइन इन करके आप स्टोर वाले ऑप्शन पे जाइएगा। 9, 10th, 11th, 12th नीट जेई सभी के कोर्स अवेलेबल हैं विथ हैंड रिटेन नोट्स और टेस्ट सीरीज के साथ। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। आपको और भी डिटेल्स आगे दी जाएगी, पहले हम पढ़ने पर थोड़ा ध्यान देते हैं। आवेश के गुण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 12th फिजिक्स, आज का क्लास बच्चे को बड़ा मजा आ रहा है। देखिए जो बच्चा जो अभी अट्रैक्शन दिखा रहा है ना इस क्लास में, जो जुड़ा हुआ है सब बच्चा, उसके हाव भाव से लग रहा है कि वो आज बहुत खुश है। नहीं, सब लोग कमेंट करेंगे खुश है या नहीं, जल्दी से बताएंगे, से यस या नो। चलिए, आवेश के गुणों को लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पूछ सकता है ये आपको एग्जाम वगैरह में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसलिए हमने इसको हाईलाइटेड कर दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लिखा है कि आवेश के गुणों को लिखें, तो हम कहेंगे आवेश के निम्नांकित गुण हैं। पहला गुण कि आवेश, आपको पता है कि एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, तो हमने लिखा है कि आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ये आपको भी पता है, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक है। दूसरा हमने लिखा है कि आवेश एक अदिश राशि है। स्केलर वेक्टर आपने पढ़ा होगा 11th में, स्केलर एंड वेक्टर, अदिश और सदिश। सदिश के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो वो सदिश होता है, वेक्टर होता है। और अदिश के बारे में आपने पढ़ा हो कि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो, वो अदिश होता है। तो आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है, क्लियर है। आवेश संरक्षी होता है, उसको एक स्थान से एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आवेश संरक्षी होता है। और यहाँ पे चौथा हमने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोग आज कर रहे हैं। चौथा हमने लिखा है कि आवेश, ठीक है, इसको हम कहेंगे आवेश जो होता है, आवेश का योगात्मक गुण जो है, एक सेकेंड, हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है, आवेश जो है वो योगात्मक गुण का पालन करता है। इसके बारे में हमने क्लास में भी अच्छे से बताया था बच्चों को कि ये योगात्मक गुण क्या है। यहाँ तो हमें बस शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो आवेश जो है वो किस तरह के गुण का पालन करता है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, योगात्मक गुण का पालन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पांचवा हम कहेंगे कि आवेश क्वांटाइजेशन होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा, आवेश क्वांटमीकृत होता है। तो ये पांचवा हमारा टॉपिक है कि आवेश क्वांटमीकृत होता है, क्वांटाइजेशन होता है। छठा हमने लिखा कि आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है और इस गुण को आवेश के अचरता का गुण कहते हैं, ठीक है। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज,
आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता। ये क्वेश्चन, ये बात आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो इस चीज को क्लियर करके रखिएगा वहां पे, ठीक है, कि आवेश जो है, आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। और इसको हम किस तरह के गुण का पालन करेंगे, इसे कहेंगे, इसे आवेश के अचरता का गुण कहते हैं। सातवां हमने लिखा कि आवेश ट्रांसफरेबल होता है, स्थानांतरित, एक से दूसरे में आराम से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है ना? जैसे मानकर चलो एक बोर्ड में वायर है तो उसको दूसरे में ला सकते हैं, ठीक है। तो आवेश जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, स्थानांतरीय होता है, ठीक है। अगला कहेंगे सातवां कि आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव है, जबकि द्रव्यमान का अस्तित्व आवेश के बिना संभव नहीं है, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर द्रव्यमान है, आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, लेकिन द्रव्यमान का अस्तित्व आवेश के बिना संभव है। यानी जहां द्रव्यमान है, ठीक है, वहां आवेश नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा। जहां द्रव्यमान है वहां आवेश नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन जहां आवेश है, पॉइंट टू बी नोटेड, जहां द्रव्यमान है वहां आवेश नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन जहां आवेश है वहां द्रव्यमान का होना अनिवार्य है। इसीलिए हमने कहा कि आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव ही नहीं है, परंतु द्रव्यमान अपने आप में है, वो आवेश के बिना संभव है उसका अस्तित्व। क्लियर है? अभी हम करेंगे, ये हमारा चौथा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गया, हम लोग चौथे पर डिस्कस करेंगे। और चौथा जो हमने लिखा है कि आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमने आपके स्क्रीन पे रखा है। ये हमारा क्लास 12 फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा, बीच बीच में, वीडियो के बीच बीच में, लाइव क्लास के बीच बीच में आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐप का लिंक ले सकते हैं जो हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है। बहुत सारी जानकारी चाहे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। वैसे कॉल पे हमारी टीम ज़्यादा अगर नहीं एक्टिव है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको हम फीडबैक दे देंगे। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत को लिखें। तो हमने कहा है कि किसी भी विलगित निकाय, इसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी विलगित निकाय यानी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर किसी भी प्रक्रिया के द्वारा आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद आवेश का परिमाण समान होता है, और इसे ही हम आवेश के संरक्षण या आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। जैसे मानकर चलिए कि अगर किसी भी वस्तु में आवेश है, ठीक है, किसी भी वस्तु में आवेश है, मानकर चलिए इस पेन में आवेश है, तो हम इसको ऐसे से पटक के, ऐसे से तोड़ के इसके आवेश को निकाल तो नहीं सकते ना ही कम कर सकते, ना ही बढ़ा सकते हैं। वो कनेक्ट पे डिस्कस करेगा कि हम किस चीज़ से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमने लिखा है कि किसी भी विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर किसी भी प्रक्रिया के द्वारा, चाहे वो चालन हो, संवहन हो, कोई भी प्रक्रिया हो, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद आवेश का परिमाण समान होता है, इसे ही हम आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। पेन और पेपर अगर आप लेकर नहीं बैठ रहे हैं, इसको नहीं लिख रहे हैं, और अगर आप हैंड रिटन हमारा नोट्स खरीदिएगा, परचेज करिएगा ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के थ्रू, तो इसी तरह से ये नोट, ये जो पेपर दिख रहा है ना आपको, इसी तरह से ये आपको मिलेगा ऐप्स में, ठीक है। ऐप्स में भी या डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है? ये चौथा। एक सवाल और हम लोग करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां, चार्ज और मास, आवेश और द्रव्यमान में अंतर स्पष्ट करें। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये 5वां क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आवेश और द्रव्यमान में अंतर स्पष्ट करें। तो हमने लिखा है यहाँ पर कि आवेश और द्रव्यमान में निम्नलिखित अंतर है। पहला तो हम यही कहेंगे कि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, यह हमेशा धनात्मक, अरे ज़्यादा से ज़्यादा 0 होगा। किसी भी वस्तु, जैसे इस वस्तु का भार, अगर इसके भार की बात करें, इसके भार की बात करें तो पॉजिटिव, नहीं तो 0, शून्य, निगेटिव तो नहीं होगा ना। हम कहेंगे कि ये जो पेन है इसका वजन -20 ग्राम है, कभी कह नहीं सकते, हाँ एकदम कुछ नहीं रहेगा तो कहेंगे 0 है, नहीं तो पॉजिटिव है। तो हमने लिखा यहाँ पर कि आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, यह हमेशा धनात्मक होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, यह हमेशा धनात्मक होता है। देखिए, आवेश संरक्षित होता है,
इसको हम क्या उसको संरक्षित करके रख सकते हैं हम इसको आवेश को, ठीक है, एक से दूसरे में रूपांतरण करते हैं, लेकिन द्रव्यमान को संरक्षित थोड़ी कर सकते हैं, यानी द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है। हमने पीछे भी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि आवेश का जो परिमाण है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन कण कण का द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, या द्रव्यमान जो होता है या कण का जो द्रव्यमान है, किसी वस्तु का द्रव्यमान है, वो किस पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है, वो उसी गति से चलेगा वो। चलिए, आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है, पीछे हमने कर लिया था डिस्कस, लेकिन द्रव्यमान का अस्तित्व आवेश के बिना संभव है। आवेश क्वांटाइजेशन होता है, ठीक है, क्वांटमीकृत होता है, क्वांटाइजेशन होता है, लेकिन द्रव्यमान क्वांटाइजेशन नहीं होता है। ये क्वांटाइजेशन क्वांटमीकृत क्या है, हम अगले और भी कुछ क्वेश्चन जब आपके लिए बनाकर लाएंगे। अभी तो हमने 5 क्वेश्चन ही बनाया था, तो मुझे लगा कि इसकी एक वीडियो अच्छी सी बनानी चाहिए, एक लाइव क्लास अच्छा सा रखना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये 5 क्वेश्चन अगर इस पर मोर व्यूज़ आते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप भी ये जो पेपर खाली दिख रहा है ना, इसमें भरते जाएंगे, और यहाँ जो 5 दिख रहा है ना, एक समय ऐसा आएगा कि हम 100 शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे ड्रीम क्लासेस के चैनल के थ्रू, ठीक है। और जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बहुत मज़ा आने वाला है आज के अभी से आपके लिए, ठीक है। तो ड्रीम क्लासेस को खुद भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो बोल रहे हैं, बार बार सब्सक्राइब नहीं होता है, एक बार होता है। सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों को भी कनेक्ट करवा दे ड्रीम क्लासेस के साथ। और हमारा इंस्टाग्राम पर भी हमारा चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से, सॉरी इंस्टाग्राम पे नहीं, टेलीग्राम के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस, चैनल को खोल के नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम पर ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप डायरेक्टली व्हाट्सअप करके भी लिंक ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, अभी मैंने जो क्लास लिया है ना उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डलवा दिया है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी लिंक पर क्लिक करके, लिंक में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक सभी का लिंक है, आप सब एक एक करके सब पे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगला। फिलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, लाइक तो बिल्कुल करिएगा, आपको इतना तो बनता है आपके हमारे लिए, नहीं, ठीक। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास को करने वाले हैं। आज हम आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रख रहे हैं, ठीक है। आज के क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्लास 12 फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा ड्रीम क्लासेस पर है। बच्चे काफ़ी सारा कमेंट कर चुके थे, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास 12th फिजिक्स का लिया था शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें हमने 5 महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, वो हमने बताया था। तो उस पर काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, मेल तक कर रहे थे कि सर अगला क्लास जल्दी लगाइए। तो चलिए, आज हम लोग 6 नंबर से शुरू करेंगे, और बहुत जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज हम करवा रहे हैं। तो अभी तो हमारा लेसन 1 चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसका। और जो हमारा टॉपिक है आज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको हम हिंदी में कहेंगे आवेश के क्वांटमीकरण को परिभाषित करें। बहुत ही छोटा सा है कि किस तरह से आवेश का क्वांटमीकरण होता है, वो पूर्णांक की गुणज कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा। अगर ये एग्जाम में पूछता है तो कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे? ओनली 2 मार्क्स के, ठीक है, सिर्फ 2 नंबर के बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा कि आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल होता है। आवेश का परिमाण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज, जैसे n = 1 2 3 4 ऐसे हम ले सकते हैं, ठीक है। तो आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसे ही हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है। आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज होता है। बहुत ही छोटा सा लैंग्वेज है, हमें लिखना है कि आवेश का जो परिमाण होता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और इसे ही हम आवेश का क्वांटमीकरण क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक हमने फॉर्मूला भी दिया गया है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक फॉर्मूला है कि Q = प्लस माइनस एनी, यानी प्लस भी होगा माइनस भी होगा, ठीक है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो आवेश Q = प्लस माइनस एनी, ये आपका फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। Q आवेश का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = प्लस माइनस NE, जहां Q हमारा चार्ज हो गया, आवेश हो गया, Q हमारा चार्ज हो गया, आवेश हो गया। n जो है वो पूर्णांकी गुणज होगा 1 2 3 4, n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। और E जो है ये हमारा एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है,
ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये आपको अगर एग्जाम में पूछेगा और अगर आप इसको सही से अच्छे ढंग से इस तरह से लिखते हैं तो कितने मार्क्स पूछे, कितने मार्क्स आपके आएंगे बोर्ड में, 2 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये हमारा छठा हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम लोग 7 पर डिस्कस करते हैं। ये हमारा 7 नंबर क्या है, बहुत अच्छा ये समझ गया ना, क्यू क्या है, यानी क्या है, ई क्या है। ठीक है, 7 नंबर आपके स्क्रीन पे रखते हैं। 7 नंबर में कहा गया है कि कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। ये पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है कि कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है, इसका क्या रीजन है। कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है, क्यों, ये हमें बताना है। तो हमने कहा कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होता है, ऐसे। ठीक है, अगर 2 आवेश ऐसे हैं तो इसको मिलाने वाली रेखा के केंद्र की ओर होता है और ये ऐसे चला जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, ऐसे देखिए। ठीक है, पॉइंट टू नोटेड, ये 2 पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होता है, इसलिए कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहते हैं। 2 आवेश है, उसको मिलाने वाली एक रेखा ऐसे है, तो इसका जो मिलाने वाली रेखा की ओर होता है कि दोनों आवेशों के केंद्र को, ये 2 आवेश है, इसको एक मिलाने वाली रेखा है और ये बिल्कुल ऐसे और आगे बढ़ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसी केंद्र की ओर होता है, इस कारण से कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाले कूलाम्बिक बल की दिशा जो होगा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होती है, इसलिए कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। और हाँ, आप इस तरह के हैंड रिटन नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पर जाके भी आप सेल कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। साथ में आप ड्रीम क्लासेस के होम पेज पे जाइएगा तो आपको ऊपर में ही हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ड्रीम क्लासेस के होम पेज पे जाइएगा, ऊपर जाइएगा, हेल्पलाइन नंबर रहेगा लिखा हुआ। ठीक है, हमारा ऐप भी है प्ले स्टोर पर, सेम किस नाम से, ड्रीम क्लासेस के नाम से, जहाँ पे 9, 10th, 11th, 12th, नीट, जेई, जो बच्चे सीबीएसई से हैं, इंग्लिश मीडियम से, वो भी हमारे ऐप पे जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, आवेश के आयतन घनत्व को परिभाषित करें। इसको रो कहते हैं जी। आवेश के आयतन घनत्व को परिभाषित करें तो हमने कहा कि प्रति एकांक आयतन में, ये क्वेश्चन हो चुका है पिछले क्लास में भी, हमने पढ़ा दिया बच्चों को कि प्रति एकांक आयतन में क्षेत्रफल घनत्व रहेगा तो प्रति एकांक क्षेत्र, लंबाई रहेगा तो प्रति एकांक लंबाई में, बस थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज होता है। तो हमने कहा कि प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को, आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। ये थोड़ा सा और होना चाहिए, हाँ अभी और है, इसको अच्छे से डेफिनेशन करेंगे कि प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। और इसको और आगे लिखिए, हमने कहा था कि इसको हम किस चीज़ से करते हैं सूचित जी, रो से सूचित करेंगे। आवेश के आयतन घनत्व को, इसको लिख देते हैं पूरा, हाँ, आवेश के आयतन घनत्व को हम रो, ये रो है, रो से सूचित किया जाता है, करते हैं या सूचित किया जाता है, इसको हम किस चीज से डिनोट करेंगे, रो से डिनोट करेंगे। हाँ जी, आवेश के आयतन घनत्व को रो से सूचित किया जाता है, अतः आवेश का आयतन घनत्व रो बराबर Q बटे V। Q जो हो गया वो हमारा आवेश हो गया, V जो है हमारा वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया। अगर क्षेत्रफल घनत्व रहता है तो यहाँ पर A होता, लंबाई घनत्व रहता है तो यहाँ पर एरिया होता, L होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा कि अतः आवेश का आयतन घनत्व रो बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा Q बटे V होगा। अब आपको पता है कि Q क्या है, Q हमारा आवेश है, V जो है वो हमारा विभव नहीं है, ये हमारा वॉल्यूम है, आयतन है। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बना कि इसका SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर, इसका SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर, ठीक है, कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर घन होता है, कूलाम पर मीटर क्यूब, ये ऑब्जेक्टिव बन गया 1 नंबर का। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो आवेश के आयतन घनत्व को हम रो से सूचित करते हैं, इसका आयतन घनत्व रो बराबर, फॉर्मूला भी ऑब्जेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि आवेश का आयतन घनत्व रो बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे Q बटे V। Q जो होगा हमारा आवेश होगा, V जो है हमारा वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, और इसका SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, पीछे कोई दिक्कत नहीं।
कूलाम पर मीटर क्यूब होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके सामने रखा है। मे बी ये 5 नंबर में भी पूछ सकता है, लेकिन हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन में ही रख रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, बच्चे पढ़ ले। चलो भाई, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, ये 2 में पूछे 5 में पूछे, और अच्छी बात है, हमने 2 समझ के पढ़ा, 5 नंबर का पूछ लेगा, ठीक है, दोनों हाथ में लड्डू आ जाएगा। चलिए, नीचे हेल्पलाइन नंबर है, बाकी आपको जो भी डिटेल चाहिए आप बिल्कुल कर सकते हो। और हाँ, अगर आप बिल्कुल हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा नीचे रेड कलर पे क्लिक करके, और शेयर तो बिल्कुल आपका हक बनता है। अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप एक छोटा सा शेयर नहीं कर सकते हो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पे, तो फिर मेरे करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर स्पष्ट करें। ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है जी, प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर, इसको हाईलाइटेड कर दें, यहां से कर देते हैं, विद्युतीय बल, माफी चाहेंगे, विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। तो देखिए, हमने ऑलरेडी इस चीज को पढ़ा दिया है क्लास में, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है, पर एक सीरीज चला रहे शॉर्ट क्वेश्चन की, ताकि बच्चे कवर कर सके 100%, ठीक है, दोबारा रुके ना। विद्युतीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अगर अंतर स्पष्ट करने की बारी है तो हमने कहा विद्युतीय बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युतीय बल में आकर्षण भी होगा, अट्रैक्शन भी होगा, आकर्षण भी होगा और प्रतिकर्षण होगा। लेकिन आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ आकर्षण होता है, वो अपनी ओर खींचता है। आपने कभी देखा है कि पृथ्वी से कोई आदमी ऊपर की ओर जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि पृथ्वी में ग्रेविटेशनल बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मास, द्रव्यमान। अगर आपके पास द्रव्यमान है तभी आप गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करेंगे, अतः अगर आपके पास द्रव्यमान नहीं है तो आप गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं कर सकते, बिल्कुल सोच भी नहीं सकते उस चीज के लिए। तो विद्युतीय बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, गुरुत्वाकर्षण बल में केवल आकर्षण होता है, केवल अट्रैक्शन होता है, प्रतिकर्षण कुछ नहीं होता है। देखिए, विद्युतीय बल माध्यम पर निर्भर करता है। सिंपल सी बात है कि विद्युतीय बल, जैसे आप धारा किस चीज में प्रवाहित कर रहे हो, पानी में कर रहे हो, निर्वात में कर रहे हो, शीशे में कर रहे हो, ठोस में कर रहे हो, द्रव में गैस कर रहे हो, तो विद्युतीय बल जो होता है वो माध्यम पर डिपेंड करता है। जिस चीज से मानकर चलो कि अगर आपके हाथ में पानी नहीं लगा, एकदम सूखा हाथ है, आपने ऐसे छुआ, टच करा कोई वायर को, तो झटका लगेगा। अगर हाथ में पानी ले लो उसके बाद वायर को छुओ तो फिर एकदम बिल्कुल अच्छा फील होगा, नहीं? तो यानी सिंपल सी बात है कि विद्युतीय बल माध्यम पर निर्भर करता है कि वो धारा किस चीज से प्रवाहित हो रहा है, किस माध्यम से, ठीक है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान चाहिए, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। और जब भी हमारी क्लासेस करने के लिए आप आइए तो एक पेन और एक पेपर लेकर आइए, वरना नहीं भी आइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चैट पे ध्यान नहीं देना है, हमारे क्लास पे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग करवाते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरा हमने लिखा कि विद्युतीय बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि विद्युतीय बल हमेशा बड़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल से। तो सिंपल सी बात है, इधर हमने ऐसे लिख दिया कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान विद्युतीय बल के मान की तुलना में कम होता है, ये ठीक है। विद्युतीय बल का मान गुरुत्वाकर्षण के बल की तुलना में अधिक होता है, तो ये क्या होगा? ऑब्वियसली कम होगा। अगला कहेंगे, विद्युतीय बल सार्वत्रिक नहीं होता है, यूनिवर्सल नहीं होता है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये यूनिवर्सल होता है, सार्वत्रिक, ठीक है। विद्युतीय बल सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल नहीं होता है, लेकिन ये जो होगा गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल होता है। पांचवा हमने कहा कि विद्युतीय बल आवेश के कारण होता है, ठीक है। आप देखिए, ये बात जो हम कह रहे थे कुछ मिनट पहले कि विद्युतीय बल आवेश के कारण होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, इसके लिए क्या चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो चीज है द्रव्यमान। इसके लिए आवेश पूछेगा ये ऑब्जेक्टिव में कि विद्युतीय बल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए, तो हम कहेंगे सर चार्ज रहेगा तो काम कर जाएगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हमें क्या चाहिए? द्रव्यमान चाहिए, ठीक है। विद्युतीय बल के लिए आवेश चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए द्रव्यमान चाहिए। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, ये 4 क्वेश्चन हो गया आज। समझ में आ रहा है सब लोग? पहले एक बार कमेंट करिए, फिर अगला क्लास करेंगे, मतलब अगला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पे रखेंगे। यहां तक समझ में आया? से एस या नो? जल्दी जल्दी से चैट करेंगे, कमेंट करेंगे सब लोग। समझ में आया? लाइव चैट में नीचे दिख रहा होगा, कमेंट करिए समझ में आया, से एस या नो। मजा आ रहा है आज की क्लास में? ऐसे ही खोजते हो आप लोग, नहीं? हाँ, आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पर, ड्रीम क्लासेस के नाम से। वहां पर ऐप को साइन इन करने के बाद चैट के बगल में स्टोर होगा, स्टोर पे जाइएगा तो सभी चीज़ की क्लासेस चलती है।
9, 10th, 11, 12th के हर एक सब्जेक्ट की क्लास वहाँ पर है जी। हिंदी इंग्लिश, जो बच्चा बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड से है वो हिंदी इंग्लिश ग्रामर व्याकरण सबका बैच स्टार्ट ज्वाइन कर सकता है। साथ ही साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सभी के मतलब टोटल नीट की भी तैयारी करवाई जा रही है। सीबीएसई के भी बच्चे जाएंगे जो इंग्लिश मीडियम से हैं आपके फ्रेंड सर्किल में, वो भी जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन ये हमने क्लास में नहीं करवाया था लेकिन आज यहाँ पे करवा रहे हैं। हमने क्लास में नहीं करवाया था लेकिन यहाँ पे करवा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत, नोट करिए कॉपी में, हमने लिख दिया ऊपर मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। चले आगे बढ़े, इसको थोड़ा लाल पीला कर दे, झंडी मुंडी। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत को परिभाषित करें। हमने कहा कि बहुत सारे आवेशों के निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बल का परिणामी बल अन्य सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर होता है। और यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ जाएगा F9, और F जो होगा वो परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स होता है। और ये देखिए फिगर है हमारा, इस तरह से आपको फिगर बनाना है। और ये में भी आपको 2 नंबर में पूछ दे, 5 नंबर में पूछ दे तो और अच्छी बात है, नहीं सोने पे सुहागा, टेंशन नहीं लेना है। एक बार इसको फिर से ऊपर समझाना चाहिए। फिगर आप देख लिया आपने, देखिए सभी परिणामी बल के योग के बराबर है, यहाँ से सभी जा रहा है ना, ये F1 F2 F3 F4 डॉट डॉट डॉट, ये F9 तक जाएगा, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी अनंत तक चलेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने फिर से एक बार इसको देख लेते हैं ताकि समझ में आना चाहिए। हमने लिखा कि बहुत सारे आवेशों के निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बलों का परिमाण अन्य सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला पूछेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, तो आप ये फॉर्मूला दोगे, ठीक है, कि कौन सा आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत अध्यारोपण का सिद्धांत कौन सा है। तो हम कहेंगे F वेक्टर बराबर F1 प्लस F2 डॉट 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 F9 तक चलेगा। और F वेक्टर जो हमारा ये रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल है, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे रखते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इस तरह का नोट्स चाहिए, तो आप बिल्कुल ड्रीम क्लासेस से कांटेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। हमारी टीम क्लियर बताना चाहते हैं, हमारी टीम 9, 10th, 11, 12 सभी के बच्चों को पढ़ाती है। और उसका एक कंप्लीट कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, और हर एक कोर्स में आपको हैंड रिटन नोट्स इस तरह का नोट्स बना हुआ रहेगा, तो कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक सिंपल सा एडवाइस कि ड्रीम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, स्टोर वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे हम अपना हेल्पलाइन नंबर लिख देते हैं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, 62007338। आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6200733858। तो मिलते हैं अगले क्लास में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्लासेस हम आपके लिए कंटिन्यू लगाते रहेंगे, और आपका मनोबल, आपकी जो सहनशीलता है उसको और बढ़ाएंगे, उसको और आगे करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, बिल्कुल आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने शेयर नहीं किया ना तो फिर आपकी क्लासेस मैं लेट लगाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि हम आपकी क्लासेस फास्ट करें तो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। इस पर मोर व्यूज़ आनी चाहिए, तभी हम आपके लिए अगली क्लास 11 नंबर क्वेश्चन, ये 10 है ना, 11 नंबर तभी मोर इस पर मोर व्यूज़ लाइएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, बहुत सारा लिंक है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, टेलीग्राम भी हमारा है ड्रीम क्लासेस के नाम से, आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज भी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये अगर इसका वैल्यू माना जाए तो बोर्ड के एग्जाम में इसकी बहुत वैल्यू है। पूछिए क्यों? क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में 20 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 18-20।
जिसमें आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होता है और यहाँ से आपको 20 मार्क्स, जी हाँ 20 मार्क्स आते हैं। तो हम जो है एक सीरीज चला रहे हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का, 5-5 क्वेश्चंस की सीरीज है ये हमारी। 2 क्लास हो चुकी है, ये 3rd क्लास है, बीच बीच में हम क्लास के बीच में लाते हैं और ये 3rd क्लास है। और आज भी हम इम्पॉर्टेंट 5 महत्वपूर्ण क्लास 12 फिजिक्स का 5 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सीखेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल हम बोर्ड के मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इसकी गारंटी है कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मे बी मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। गुड इवनिंग सभी का, नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के इस स्पेशल क्लास में, बिल्कुल हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम लोग करेंगे अध्याय 2 विद्युत विभव और तीव्रता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी। ये क्लास 12 फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम लोग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एरिया है, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो जो पहला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, यानी 5-5 क्वेश्चन का 2 क्लास हो गया है, 10 क्वेश्चन। ये 11वां नंबर क्वेश्चन, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। चलिए सभी लोग लाइव चैट में इसका आंसर लिखेंगे, लाइव चैट नीचे चल रहा है, सभी लोग आंसर लिखेंगे। तो हमने कहा कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश, ये जो परीक्षण आवेश जो वर्ड है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, ठीक है। पहले इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं कि विद्युतीय सवाल है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। तो हमने लिखा है कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन आवेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल होता है। ये जो परीक्षण आवेश है, ये टेस्ट चार्ज होता है, यह इतना छोटा है कि अगर हम इसको किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाते हैं तो इससे उस विद्युतीय क्षेत्र में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमने कहा है कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, एट एनी पॉइंट, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक धनावेश, एकांक धनावेश यानी ये छोटा सा ऐसे पिद्दी सा एकदम ऐसे, ठीक है, एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश, इसी को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, पर लगने वाला विद्युतीय बल के बराबर होता है या लगने वाला विद्युतीय बल होता है। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला कहा जहाँ ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू नोट। अब सवाल है कि सर ई वेक्टर क्या है, तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं। तो ये जो हमारा हो गया ई हो गया, वो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हो गया। क्यू नोट जो हो गया ये हमारा टेस्ट चार्ज हो गया, परीक्षण आवेश। हमने अभी अभी इसके बारे में, क्यू नोट के बारे में पढ़ा, टेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ा कि ये इतना छोटा होता है, इसकी वैल्यू इतना कम होता है कि अगर हम इसको काम में लाए ना, ठीक है, या अगर हम इसको किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाएं तो इस पर इसका जो वैल्यू होगा वो बिल्कुल नगण्य के बराबर होगा। ये चीज हमने आपको क्लास में भी पढ़ाया था, ठीक है। अब ये एक पॉइंट यहाँ पे बनता है, ठीक है, एक पॉइंट देखिए यहाँ पे बना कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और अदिश और सदिश आपने पढ़ा होगा, स्केलर एंड वेक्टर, तथा इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। चलिए ये 2 ऑब्जेक्टिव अपनी कॉपी में नोट करिए, इसको पूरा लिखिएगा आप लोग एक बार फिर से, बहुत अच्छा। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हमने कहा कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एट एनी पॉइंट विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर रखे गए एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल होता है। ये इसका डेफिनेशन है। अगर आप इसको अच्छे से बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे तो कितने मार्क्स आएंगे, कितने आएंगे, 2 मार्क्स आएंगे। कितने आएंगे, 2 मार्क्स आएंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। फिर ये आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में काम आएगा कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, ठीक है, क्लियर है। टेस्ट चार्ज हमने बताया कि यह एक छोटा सा होता है, पिद्दी सा होता है, पिद्दी सा, ठीक है। अगर हम इस टेस्ट चार्ज को किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाएंगे तो इससे उस विद्युतीय क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पिद्दी सा होता है, छोटा सा। अगर हम मान ले तो टेस्ट चार्ज, ये देखिए हमारा टेस्ट चार्ज है ऐसे, ठीक है। चलिए क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए, यानी 12 नंबर क्वेश्चन, विद्युतीय विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या कहिए विद्युतीय विभव को परिभाषित करें। तो हमने कहा कि विद्युतीय क्षेत्र जहां पर आवेश का वह क्षेत्र जहां
एक बाह्य बल लगता है और अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, विद्युतीय बल कहलाता है, विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। तो हमने कहा कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र जहां तक विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन करती है, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को अनंत से, एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, मतलब एकांक धन आवेश को अनंत से लेकर कहां तक, उस बिंदु पर यानी विद्युतीय क्षेत्र तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, विद्युतीय विभव कहलाता है। विद्युतीय विभव विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धन आवेश को अनंत से इनफाइनाइट से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, विद्युतीय विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। मतलब सीधे सीधे कहिए, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक धन आवेश जो हमारा रहेगा उसको हम कहां से लाएंगे, अनंत से लाएंगे विद्युतीय क्षेत्र तक, ठीक है, और उससे उसको यहां से यहां तक लाने में जो कार्य करेंगे वो हमारा कहलाएगा विद्युतीय विभव। क्लियर है? इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। हमने इसके बारे में लिखा, देखिए ये कुछ काम देगा आपको। जैसे वेट करिए, ठीक है, थोड़ा लाल पीला रहता है ना, बच्चा थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। वेट 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 जैसे भी हमने लिखा कि माना कि Q आवेश को, माना कि Q आवेश को अनंत से, माना कि Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य किया गया। माना कि Q आवेश को, मतलब कोई आवेश है उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य किया गया, तो उस बिंदु पर विद्युतीय विभव V बराबर W बटे Q होगा। ये फॉर्मूला बनेगा जी, विद्युतीय विभव V बराबर W बटे Q, सॉरी, विद्युतीय विभव V बराबर W बटे Q। हमने कहा कि माना कि Q आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ा, तो उस बिंदु पर विद्युतीय विभव V का जो मान होगा वो W बटे Q होगा, W बटे Q होगा। और वहीं से अगर W की बात करें तो ये Q भाग में इधर आएगा गुना में, यानी किया गया कार्य W बराबर जो होगा वो VQ होगा। V जो होगा विद्युतीय विभव, Q हमारा आवेश हो जाएगा, जहां V बराबर विद्युतीय विभव। अब देखिए इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पूछेगा एग्जाम्पल में, ठीक है, यहाँ पीछे भी हमने करा था, ठीक है। हमने लिखा कि विद्युतीय विभव एक अदिश राशि है, ठीक है, विद्युतीय विभव एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, ठीक है, जिसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम या आप वोल्ट भी कह सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए वन लाइनर जो है ना, ये आपके एग्जाम को बहुत निखारेगा, बहुत संवारेगा, ठीक है। और एक बात और, जो बच्चा 12th का पेपर दे रहा है, 10th का पेपर दे रहा है इस बार, वो ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप को का लिंक दे दिया। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब वो साइन इन हो जाए ना, तो आप चैट के बगल में स्टोर होगा, नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, होम, चैट, स्टोर, प्रोफाइल। तो आप जब भी जाना तो स्टोर पे जाना, क्योंकि आपको जितने भी कोर्सेज मिलेंगे स्टोर पे मिलेंगे। फिर स्टोर में थोड़ा सा नीचे करोगे, व्यू ऑल दिखेगा, लगभग वहाँ 25 टीचर है। और एक बात और, जो बच्चा हिंदी और इंग्लिश की तैयारी करना चाहता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ तो सबको ही पढ़ा रहा है, लेकिन जो बच्चा है 12th हिंदी और इंग्लिश, 100 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स इंग्लिश की तैयारी करना चाहता है, साथ में ग्रामर, व्याकरण, ठीक है, तो उसका एक कंप्लीट कोर्स हमारे ऐप पे आ चुका है, लॉन्च हो चुका है। बस आपको उसको खोलना है, कोर्स में ज्वाइन होना है, ठीक है, बस आपका काम है उस चीज को करना। हाँ, फीस की बात बहुत छोटा सा, जितना आपके कोचिंग की 1 महीने की फीस है उतना में हम 1 साल पढ़ेंगे, हमारा एक ही कथन है, और उतना में हम करते भी है, ऐसा नहीं कि अभी बोल दिया वहां पे बच्चा गया तो अरे बहुत फीस है, नहीं, वैसा कुछ नहीं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को परिभाषित करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, लिखिएगा, नोट करिएगा। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, बहुत अच्छा सवाल है, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। रेडी हो सब लोग? लाइव चैट में लिख रहे हैं ना, हमें कमेंट देखकर ज़्यादा परेशान करने की आदत नहीं है बच्चों को, हम चाहते हैं कि वो पढ़े, ताकि हम ये चाहते हैं ना कि जो बच्चा लाइव में नहीं पहुंच पाया है वो अगर वीडियो देख रहा है बाद में तो उसको परेशानी ना हो, बार बार नहीं, चैट वो सब पर ध्यान नहीं होना चाहिए, आप खुद समझ रहे हैं। तो हमने कहा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, किसी विद्युतीय द्विध्रुव का, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, किसी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे पी वेक्टर से सूचित किया जाता है। बस
ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आपको हम समझा देते हैं। हमने कहा कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, यानी या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, तो चलिए हम पॉजिटिव वाले को लेते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, चलिए हमने क्यू ले लिया, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी हमें फाइंड आउट करना है। तो मानकर चलिए कि ये एक विद्युतीय द्विध्रुव है, जहां इस पर एक पर हमने पॉजिटिव प्लस क्यू आवेश दिया और दूसरे पे हमने माइनस क्यू आवेश दिया। केंद्र बिंदु जो है, ये केंद्र बिंदु है, ये O है, मानकर चलिए ये O है केंद्र बिंदु। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को L लिखा गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को L लिखा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 2L लिख सकते हैं, क्योंकि लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं। तो ये L, तो ये टोटल कितना 2L। तो हमने कहा कि दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, इसे हम P वेक्टर से सूचित करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P वेक्टर यानी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर बराबर, हमने कहा दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण। चलिए कोई एक आवेश हम लेते हैं Q, ठीक है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यहाँ से L, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी और इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी P वेक्टर बराबर हम इसको लिख सकते हैं Q इंटू 2L। यही चीज़ यहाँ पे किया गया है, ठीक है। यानी सिंपल सा ये लॉजिक था जिसको हमने क्लियर कर दिया। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। क्लियर, मज़ा आ रहा है नहीं? अच्छा, अपने फ्रेंड को भी शेयर करना ये वीडियो, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो, ताकि आपके फ्रेंड भी आपके साथ जुड़ सकें। देखिए एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पे हम आपको देंगे, और ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप की तो बात ही मत करिए, वहाँ तो आपको एक से एक कोर्सेस आपको मिल जाएगी। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से वो भी खरीद सकता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक कूलाम मीटर होता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। देखिए हर ऑब्जेक्टिव में यही सब पूछेगा जी। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक कूलाम मीटर है, या इसका एक अन्य मात्रक डेवाई, ये पूछेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है जी, नोट करिएगा, ठीक है, कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एक एसआई मात्रक कूलाम मीटर है और दूसरा डेवाई। बिल्कुल आपको पूछेगा, ये डेवाई को मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ अच्छे से पेन से, ठीक है। एक तो कूलाम मीटर, तो पर मीटर नहीं है, कूलाम मीटर है जी, और एक क्या है, डेवाई है। यानी दोनों आपको पूछेगा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के एसआई मात्रक में। 13 क्वेश्चन हो गए, आज हमारा 3 क्वेश्चन हो गया। समझ में आ रहा है? पहले सब लोग फटाक लाइव चैट करिए, नीचे लाइव चैट में लिखिए जल्दी। समझ में आ रहा है नहीं? बताइए सब लोग, इसका आंसर दीजिए। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा? जल्दी लिखो सब, कूलाम मीटर या डेवाई, जल्दी जल्दी लिखिए, फास्ट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन रखें। मजा आ रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा होगा सभी लोग को। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रखते हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युतीय बल को परिभाषित करें। फिर एक क्वेश्चन हमारा है समविभवी तल। ये दोनों बहुत मजेदार क्वेश्चन हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो पहले हम कौन सा कर ले? पहले हम कर लेते ऊपर वाला 14 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युतीय बल को परिभाषित करेंगे। तो हमने लिखा है कि जब किसी आवेश को विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा जब किसी आवेश को, अगर हम किसी Q आवेश को हम विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे, तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा आवेश Q पर एक बल लगता है, जिसे विद्युतीय बल कहते हैं। एकदम सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा मानिए कि ये एक आवेश Q है हमारे पास, ये एक आवेश है, मानकर चलिए ये एक आवेश है। इस आवेश को हमने उठाकर कहाँ रख दिया? विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया, ठीक है। तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पर एक फोर्स लगेगा, एक बल लगेगा, ठीक है। मानकर चलिए इस आवेश को हमने इस विद्युतीय क्षेत्र में ऐसे में रख दिया, तो इस आवेश पर एक बल लगेगा विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा, और उस बल को हम क्या कहेंगे? विद्युतीय बल कहेंगे। सिंपल सा फंडा है कि जब किसी आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा आवेश पर एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है, जिसे हम लोग विद्युतीय बल कहते हैं। क्लियर है? 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है ना? ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जहां तक सब लोग लिखेगा, अच्छा इसको सब लोग लाइव चैट में लिखिए, जल्दी जल्दी से लिखिए। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चलो भाई बच्चों का एक्टिवेशन, काफ़ी एक्टिव बच्चे हैं, मोटिवेशनल मिल रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल
आप इस तरह के हैंड रिटन नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं हमारे ड्रीम क्लासेस के थ्रू, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा हाँ, वो जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है ये बिल्कुल वेरीफाइड है, जेन्युइन है, हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर है। आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, खास करके व्हाट्सअप पे बिल्कुल कर सकते हो सकता है फ़ोन हमारी टीम ना उठा पाए इस कारण से, कभी कभी थोड़ा बिजी भी रहते हैं ना। चलिए नाउ फाइनल क्वेश्चन देखिए, इसके बाद मैंने बनाया नहीं है, बनाते जाते हैं पढ़ाते जाते हैं। समविभवी तल को परिभाषित करें, समविभवी तल को परिभाषित करें और इसकी दो विशेषताओं को लिखें। हमने कहा कि विद्युतीय क्षेत्र में स्थित वैसा तल, पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम अच्छे से समझना कि विद्युतीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है। एकदम एक लाइन को ये लिख दीजिएगा, हो गया काम, ठीक है। विशेषताएं तो खैर बात की बात है, ये पूछेगा आपको, ये वीवीआई करिए, इसको आप क्या करिए, वीवीआई करिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए, हमने कहा समविभवी तल, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर, हर एक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है, समविभवी तल, या इसे हम समविभवी सतह के नाम से भी जानते हैं। मतलब विद्युतीय क्षेत्र में स्थित वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर किसका मान समान होगा, विद्युतीय विभव का मान तब समान होगा, किसका मान समान होगा, विद्युतीय विभव का मान समान होता है, समविभवी तल, या इसे हम समविभवी सतह के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद हमने लिखा है कि समविभवी तल की दो विशेषताएं हैं। पहला, समविभवी तल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। लिखिएगा जी, जब विभव समान होगा तो बीच का विभवांतर शून्य होगा। पहली विशेषता पूछेगा डायरेक्टली, यही पूछ दे 2 नंबर पर कि समविभवी तल की दो विशेषताओं को लिखो, तो हम पहला कहेंगे समविभवी तल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है, 0 होता है। और दूसरा हम कहेंगे समविभवी तल कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, समविभवी तल कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन आज क्लियर हो गया। ऐसे करते 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 हम 100 प्लस करेंगे, तब हमारा टारगेट पूरा होगा। 100 प्लस, कम से कम मिनिमम 100, उससे ज़्यादा भी हो जाए। अब मान कर चलो अगर 100 क्वेश्चन में आपके 20 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं तो सोचो क्या होगा, ठीक है। और ये 100 क्वेश्चन को पढ़ने में लगेगा कितना दिन, मुश्किल से अगर बच्चा बढ़िया से पढ़े तो 5-6 दिन में, एक सप्ताह में आपको अगर कोई 20 मार्क्स दिला दे बोर्ड के एग्जाम में, सोचो 365 दिन में 100 मार्क्स आते हैं, और 7 डेज में अगर कोई 20 मार्क्स दे दे तो आपके अंदर की फीलिंग्स को आप समझ सकते हो कि आपको कैसा फील होगा, अच्छा कितना लगेगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे था। उम्मीद है कि सबको काफ़ी समझ में आया होगा। अगर सच में समझ में आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, ठीक है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, ऐप डाउनलोड करिए। जिन बच्चों ने डिलीट कर दिया है, किसी को, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको ऐप समझ में नहीं आया, उन्होंने डिलीट कर दिया। डिलीट मत किया करो, वहाँ पे नोटिफिकेशंस आएंगे आपको क्लासेस की, ठीक है। रिजल्ट वगैरह आएगा, एग्जाम होगा, कब होगा नहीं, वो सब नोटिफिकेशन हम ऐप में देते रहते हैं बच्चों को। तो ऐप डिलीट करना है अपने आप में एक मूर्खता है, ठीक है। उसको रख के रहिए, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी ऐप में आपको। और मिलते हैं अगले वीडियो में 16 to 20। और जल्दी से कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करिए, उसकी फ़ीस जल्द बढ़ने वाली है, ठीक है। प्रतिदिन लगभग में 40 से 50 बच्चे उस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप भी पीछे मत हटिए, जल्दी से उस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करिए, ठीक है। काफ़ी उसमें हम PCMB का भी ला चुके हैं, हिंदी इंग्लिश का भी ला चुके हैं, मतलब एक पैकेज है, ठीक है। और आपको पता है कि क्या भी हो रहा है सब जगह, नहीं कैसा स्थिति बन गया है, तो आप इस ऐसे सिचुएशन में पढ़ सकते हैं घर बैठे। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर।